हमें हर चीज के लिए, जिसको बोलते हैं, ओपन रहना चाहिए। क्यों मैं सेवा नहीं कर सकता एक डॉक्टर बन के? हमारे सामने एग्जाम्पल है निशिता जी का, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान हिंदुत्व और पंचगव्य के ऊपर रहता है। चलिए सुनते हैं निशिता जी से इस संदर्भ में। सबसे पहले मैं भगवान नारायण को प्रणाम करती हूँ। आज उत्पन्ना एकादशी का भी दिन है और यहाँ माता जी को, आदरणीय मुरलीधर जी को और सभी गव्य सिद्धों को मेरा प्रणाम। और विशेष धन्यवाद मैं अमिताभ जी का देना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और ये इतना सुंदर मुझे अवसर दिया आप सबके बीच में आने का। तो जो बातें निश्चित तौर पे आपने उठाई हैं, उन्हीं कुछ बातों को मैं भी यहाँ पर और आगे बढ़ाना चाहूँगी। हम जो भारत में जन्मा है, जो भी इस देवभूमि पर पैदा हुआ है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, प्रत्येक उस व्यक्ति का ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि अपने सनातन ज्ञान को अपने ऋषियों से, अपने जो मनीषियों से, जिन्होंने इस ज्ञान को इतने आक्रमणों के बाद भी बचाए रखा, तो सबसे पहले तो हमारा ये दायित्व है कि हम उस ज्ञान को न केवल बचाएं बल्कि बढ़ाएं और अपनी पीढ़ियों को, आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और आज जिनकी जन्म तिथि और निर्वाण दिवस, मैं तो राजीव भाई दीक्षित को संत के रूप में ही मानती हूं कि उन ऐसे, देखिए, कुछ लोग किसी विशेष प्रयोजन से ही इस धरती पर आते हैं और उनका जैसे कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है या पूर्णता की तरफ जाता है, तो वो ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। उनका जाना बहुत किन परिस्थितियों में हुआ वो हम सब जानते हैं और कुछ ऐसी बातें जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम अगर केवल उनके कार्यों पर ही केंद्रित करें अपनी पूरी विचारधारा को, तो मात्र 43 वर्ष 43 वर्ष की आयु में वो इस संसार में कितना कुछ करके गए हैं, भारत के लिए, हमारी वर्तमान और आने वाली जनरेशंस के लिए भी कितना कुछ करके गए हैं। उनको हम जितना कृतज्ञ हो उनके प्रति वो कम है। भाई राजीव जी दीक्षित का बैकग्राउंड आप सोच सकते हैं, एक IIT कानपुर से, जैसा अमिताभ जी ने कहा कि कोई किसी भी क्षेत्र से आ सकता है, गौ माता की सेवा और पंचगव्य चिकित्सा सीखने के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं पूर्णतः सहमत हूं। क्योंकि गौ माता तो हम सबकी है, हम सब उनका दूध पी के बड़े हुए हैं, हम सबको ये महत्व मालूम है। एक सनातन हिंदू को तो गौ माता के महत्व से के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक गौ माता के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। और हमारा ही नहीं, संसार में किसी भी मनुष्य का, आप फॉरेन में चले जाइए, वेस्ट में, ईस्ट में, संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, कौन ऐसा है जो गौ माता का दूध नहीं पीता है। लेकिन ये और बात है कि हम लोग कृतज्ञ हैं, हम उनको मां मानते हैं, हम उनकी पीड़ा से दुखी होते हैं। तो मेरा भी ये मानना है और मैं ये मुझे इसको एक्सेप्ट करने में और बोलने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैंने गायनी में मेरा डिप्लोमा है, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस भी करी है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बाद मुझे फिर भी अपूर्णता लगी मेरे ज्ञान में। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं वो काम नहीं कर रही हूँ जो मुझे मेरी जड़ों से जोड़ता है। मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है? धीरे धीरे मैंने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया। राजीव भाई दीक्षित को तो मैं मुझे याद नहीं कि मैं कब से उनके वीडियोस मैंने देखे, उनसे मिलने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अपने आप ये व्यक्ति जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, वो निश्चित तौर पे अपनी जड़ों की तरफ मुड़ेगा ही मुड़ेगा। हाँ,
कोई जल्दी कोई बात नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए, अपने अपने प्राचीन ज्ञान को और आगे मुझे लर्न करना चाहिए। इस वजह से मैंने गर्भ संस्कार में भी ट्रेनिंग ली अपने मेरे गुरुजी डॉक्टर जानवी साहब से। पंचगव्य चिकित्सा के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों को मैं उसके बारे में जागरूक भी करती हूँ, उनको प्रेरित भी करती हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो ज्ञान है पंचगव्य और हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ जो भी ज्ञान है, वो आज मैं छोटे छोटे कुछ बच्चे में देख रही हूँ, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, तो ये इन लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आप जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि राजीव जी स्वयं एक आईआईटी कानपुर से जिन्होंने अपना एमटेक किया, साइंटिस्ट बने, वो CSIR जो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है, राजीव भाई उसमें साइंटिस्ट रहे। अनेकों बार उन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और तो और उनके पास एक अवसर ये भी था कि वो फॉरेन में जाके सेटल हो सकते थे। जितनी नॉलेज, और एक आप समझ सकते हैं IITian के लिए तो विश्व के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने कहते हैं ना पलक पावड़े बिछा के बैठे रहते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ काम करिए। लेकिन आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि जब जड़ें खींचती हैं, जब अपने संस्कार खींचते हैं, तो व्यक्ति उन सब लोभ लालच मोह माया को छोड़ देता है। वही राजीव भाई ने किया। उन्होंने कोई किसी भी प्रकार के मतलब फॉरेन के बड़े बड़े ऑफर्स में वो नहीं आए, और अल्टीमेटली वो भारत में ही उन्होंने अपना कार्य किया। डॉक्टर कलाम साहब के साथ भी उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे यहाँ जो कई सारी ऐसी चीजें हो रही थी उस समय, भोपाल गैस त्रासदी ने भी उन्हें बहुत झकझोड़ा, और भी सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज के दुष्प्रचार चल रहे थे, जो हमारे संस्कृति पर, हमारे खान पान पर, हमारे रहन सहन पर हर वक्त जो आक्रमण हो रहा था, उससे व्यथित होकर राजीव भाई ने एक तरीके से एक सन्यासी जीवन अपनाया। और न केवल सन्यासी जीवन, उन्होंने वो क्रांति इस समय पैदा करी जिसकी बहुत बहुत आवश्यकता थी। आज हम सब जो ये बातें जानते हैं उसका पूरा श्रेय राजीव भाई को जाता है। पंचगव्य पे कार्य बहुत सालों से हो रहा था, बहुत सालों से हमारे लोग काम कर रहे थे। इनफैक्ट कई सारे इसमें नाम हैं, लेकिन जब उसको पुरजोर तरीके से, जब डंके की चोट पे राजीव भाई ने उसको बोलना शुरू किया, तब लोगों ने उसकी तरफ अपने आप को आकर्षित पाया कि सुने कि ये क्या है, इसको अपनाएं। तो निश्चित तौर पे उनका योगदान इस पूरे क्षेत्र में, और किस सब्जेक्ट पे उन्होंने प्रहार, किस षड्यंत्र पे उन्होंने प्रहार नहीं किया, ये तो मैं कहूंगी तो पूरी शाम निकल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली जो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम है, जिसने सिस्टमैटिकली हमें हमारी जड़ों से दूर किया है, उसके ऊपर भी राजीव भाई ने बहुत प्रहार किया था। और हम लोग जो आज यहाँ उनका जन्मदिन में, देखिए मैं बहुत भगवत गीता की फॉलोअर हूँ, मैं भगवत गीता को पढ़ती भी हूँ। मैं पुस्तक की तरह, धार्मिक पुस्तक की तरह आरती करके नहीं रखती, मैं भगवत गीता को पढ़ के उसको फॉलो करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, जिसके ऊपर हमारा पूरा सनातन सिद्धांत आधारित है, उसकी काट किसी के पास नहीं है। ये विश्व में कोई कुछ भी कह ले कि ये हिंदू लोग कैसे करते हैं, फॉरेनर्स को बहुत मजा आता है हमारे ऊपर उंगलियां उठाने में, लेकिन एक बात सिद्ध है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेद्यं प्रापो न शोष्यति मरुतः। यानी कि ना आत्मा को शस्त्र मार सकते हैं, ना उसको हवा सुखा सकती है, ना अग्नि उसको भस्म कर सकती है। यही कार्य जो राजीव भाई 43 वर्ष की आयु में शरीर से यहां से गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं हम सबको प्रतिदिन प्रेरित करती है। जैसे अमिताभ जी ने कहा, हमारे जीवन में प्रतिदिन कहीं ना कहीं
उनका समावेश है, निश्चित तौर पे है। हमारे घरों में जो आज हम कई लोग, मैं भी और मेरे माध्यम से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर से स्टील के बर्तन हटा के मिट्टी के बर्तन स्टार्ट किए। उसकी प्रेरणा हमें राजीव भाई से ही मिली। और जब भी मेरे घर में अगर मिट्टी के बर्तन का जब भी यूज होता है तो निश्चित तौर पे इनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो ये जो उन्होंने ये जो इतने कम समय में जो इतना बड़ा कार्य करके दिया, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि उनके सारे व्याख्यान, मैक्सिमम, सारे तो मैं नहीं कह सकती लेकिन मैक्सिमम व्याख्यान हमारे पास अवेलेबल है, वीडियोस है, सीडीज है, यूट्यूब है। हम चाहें तो उनसे रोज सीख सकते हैं और डेली हम आगे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी बात, पंचगव्य पे आते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, आज चूंकि हम यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे समय में, एक अच्छे मुहूर्त में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, अब हमें आगे क्या करना है, ये तो बैकग्राउंड हो गया कि क्या उन्होंने किया और क्या अभी बाकी है। हमें करना ये चाहिए कि हम सबको गौ माता, हम सबको नहीं पूरी दुनिया को गौ माता का महत्व पता चल चुका है। बीबीसी तक ने डॉक्यूमेंट्री बना दी है कि गौ रक्षा या गौ का जो प्रोडक्ट्स का क्या महत्व है, गौमूत्र का क्या महत्व है, गोबर का क्या महत्व है, बीबीसी में भी एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का अब ध्यान वापस आ गया। हालांकि उनका ध्यान पहले भी था लेकिन मकसद ये था कि हमारा ध्यान हट जाए। अब हमारे कर्तव्य ये बनता है कि स्वदेशी गौवंश की रक्षा हमें करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। और इसके कारण है कि गौवंश, स्वदेशी गौवंश ही आने वाले समय में मानवता का रक्षक बन के आएगा। आज आप देख रहे हैं जमाने भर के षड्यंत्र हो रहे हैं, कोई वायरस बना रहा है, कोई रेडिएशन ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। केवल मैं इतने दिन से, जब मैं भी रिसर्च माइंडेड हूं, मैं भी ढूंढती रहती हूं नई चीजें, क्या किस चीज से हम बचाव कर सकते हैं। इतने दिन में मुझे केवल एक ही बात समझ में आई है कि गोबर, गौमूत्र और दूध, देशी गौ माता का दूध, यही हमारी रक्षा कर सकता है। गोबर के एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी, और इसके पीछे भी मैं पूरा क्रेडिट राजीव भाई को दूंगी, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूं कि राजीव भाई दीक्षित ही सबसे पहले इस पर्टिकुलर, इस तरीके से, मॉडर्न तरीके से उन्होंने ही गोबर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई थी। जहां तक आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलती कर रही हूं तो, गोबर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस राजीव भाई ने हमें बताई थी कि गाय को आप संरक्षित करो। क्योंकि क्या है, देखिए हम लोग तो सनातन जो हिंदू लोग हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए हमारी भावना, हमारी आस्था सबसे पहले होती है, बाकी बातें बाद में। लेकिन क्या होता है कि जो सो कॉल्ड साइंटिफिक माइंडेड लोग होते हैं, उनको समझाने के लिए डेटा चाहिए होता है, कुछ लॉजिक्स चाहिए होते हैं। तो उन्होंने डेटा और लॉजिक के साथ ये प्रूव करके, कैलकुलेट करके बताया था कि एक गाय को बचाने में आपको इकोनॉमिक, नगर नारायण का भी फायदा है। एक गाय की हत्या करके आपको बिल्कुल फायदा नहीं है, उल्टा आप अगर एक गाय को बचाते हो, अगर वो दूध देना बंद भी कर देगी तो भी आप उसके गोबर से बहुत सारा रुपया कमा लोगे। ये राजीव भाई ने इसको पूरा समझाया था। तो आज आवश्यकता उन्हीं बातों की है। हमें कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके किए हुए काम को ही अगर आगे बढ़ा दें तो इससे बड़ा मानवता का कल्याण कुछ नहीं हो सकता है। गोबर के, विशेष तौर पे देशी गौ माता के गोबर की मैं बात कर रही हूं। एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज हम सब जानते हैं। गोबर के लेप से हार्मफुल रेडिएशन से बचाव हो सकता है। आज ये जितने मोबाइल टावर्स हमारे आसपास लग गए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट तो करते ही हैं। ये हम सब, इसको हर कोई मानता है। हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से दूर रहना है। तो इससे बचाव देशी गौमाता का गोबर करेगा। गिर गौ माता के गौमूत्र के अंदर तो गोल्ड सॉल्ट्स पाए जा चुके हैं, ये तो लैब में भी
टेस्ट में भी मिल चुका है, इसके ऊपर भी हमें इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। गोल्ड सॉल्ट्स तो हर असाध्य रोग में, आयुर्वेद मान लीजिए चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन मान लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो सॉल्ट्स हैं इनका बड़े गंभीर रोगों में बहुत अच्छे से यूज होता है और उनको ठीक करने में हेल्प मिलती है। तो जब आपके गौमूत्र, गौ माता के मूत्र में ये अवेलेबल हैं, तो इनका यूज किया जाए भाई, ज्यादा से ज्यादा किया जाए। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके प्योरिफिकेशन का पे बल दिया जाए, वो साफ हो, गंदा ना हो, और अनाड़ी लोगों द्वारा ये एक्सपेरिमेंट ना हो। कोई भी अपने आप को ये बोलकर ना, समझदार गव्य सिद्ध जिसने उसको यूज किया है उसके हाथों में ये विद्या पले बढ़े और आगे बढ़े। मेरे अपने कुछ अनुभव बताऊंगी, और निश्चित तौर पे गौ दुग्ध की महिमा तो बिना मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं परिचित हूं, वो बिल्कुल दिल खोल के गौमूत्र चिकित्सा कर रहे हैं, अपने मरीजों को दे रहे हैं, और उनको इसमें कोई परहेज नहीं है ये बोलने में कि भाई हमारा मरीज इस गौमूत्र के बाद ही ठीक हुआ है। डॉक्टर सुदर्शन जी के ऊपर मैं सुन रही थी, इतना उनका साइंस का अलग बैकग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने इस पद्धति को जिस प्रेम से अपनाया, जितनी श्रद्धा से वो इसका पालन कर रहे हैं, बस उसी श्रद्धा की आवश्यकता है। और कई सारे डॉक्टरों ने इतने अच्छे रिजल्ट पाए हैं कैंसर के, जो 3rd डिग्री पेशेंट्स हैं, 3rd स्टेज के पेशेंट्स हैं। जब हम लोग हाथ खड़े कर देंगे, जब मॉडर्न साइंस कह देगी भाई इसके आगे हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, अब आप पेलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले जाइए। पेलिएटिव से मतलब बस देखभाल करिए, जितनी उम्र होगी हो जाएगी, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। अब उस समय गौमूत्र चिकित्सा ने मरीजों को ठीक कर दिया, और ऐसे मरीजों को जीते हुए 6-6, 7 साल, 8-8 साल हो गए हैं, मेरे खुद के देखे हुए हैं। तो आज अब हमें और प्रूफ की तो आवश्यकता ही नहीं है कि प्रूफ, हाँ, लेकिन डेटा और स्टैटिस्टिक्स उन लोगों के लिए होना हमारे पास आवश्यक है जो इस पे उंगली उठाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, आप जो भी मरीजों को देखें उनका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करें, फाइल मेंटेन करें, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस चिकित्सा को आगे ले जाने में सहायता मिलेगी। इसके ऊपर आप अपने पेपर्स प्रेजेंट करें, और अच्छी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जहां पे हम लोग डिस्कस कर सकें कि इस मरीज का आगे क्या हुआ, इसको हमने ऐसे ठीक किया, वो इसको आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। माता जी का अनुभव जो है वो भी मेरा भी अनुभव है। गौमूत्र से फर्टिलिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है। महिलाओं को तरीके से देना चाहिए, उसका एक सिस्टम के साथ उसको लेके जाना चाहिए। हम हर चीज केवल हवा में नहीं कह सकते, हमें उसका एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके जानी पड़ेगी, तो 100% हमको रिजल्ट मिलेंगे, ये निश्चित है। और दूसरा एक और बात कह के मैं अपनी बात को अब समाप्त करना चाहूंगी कि देखिए, मैकॉले एजुकेशन में तो हमारा बहुत बंटाधार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कैसे, देखिए, कभी भी शत्रु से लड़ने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि उसकी पद्धति क्या है लड़ने की, तब तो हम उस तरह के हथियार लेके जाएंगे उससे लड़ने के लिए। उन्होंने सबसे पहले हमारे गुरुकुल बंद किए, गुरुकुल से गौशाला को अलग किया। मैं कई देश की कई गौशालाओं और गुरुकुलों में घूमी हूं, और मुझे जो आचार्यों से ये जानने को मिला कि भगवान राम और कृष्ण को भी गुरुकुल में ही राम और कृष्ण बनाया है। छोटे छोटे जब राजपुत्र गुरुकुलों में भेजे जाते थे तो वो अबोध बालक होते थे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, वो क्या समझेंगे। लेकिन गुरुकुल में भेजने के बाद वहां गुरु उनके सबसे पहले शिक्षा नहीं देते थे, उनसे पहले गौ सेवा करवाते थे। तो गुरुकुल में गौ माता का होना अत्यंत आवश्यक था, बिना गौ के ज्ञान नहीं मिल सकता, ये 100% श्योर है।
तो जब वो बच्चे गौ सेवा करते थे उनके अंदर वह भावना उत्पन्न होती थी, तब वो धीरे धीरे शिक्षा के लायक होते थे। ये हमारी परंपरा थी और ये परंपरा कई वर्ष चली। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने मुगलों तक से इस परंपरा को बचा लिया था, उनसे भी हमने बचा लिया था, लेकिन अंग्रेजों से हम बचा नहीं पाए। ये जो पिछले कुछ 300 साल पहले जो हमारे आक्रमण हुए, वहां हम सबसे बुरा, और इसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर वो आपके लॉर्ड मैकाले और उनके साथ मिले हुए कुछ हमारे ही गद्दार लोगों ने धीरे धीरे सिस्टमैटिकली स्टडी किया कि कैसे इस देश को कमजोर करना है। तो सबसे पहले गुरुकुल बंद करो, गौशालाएं बंद करो, या गौशालाओं को ऐसा बना दो कि वो किसी काम की ना रहे, और धीरे धीरे वो बच्चे आपके जाल में फंस जाएंगे और आने वाली सारी पीढ़ियां काले अंग्रेज कहलाएंगी। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी थी। तो आज अगर हमको वापस देश को एक सही दिशा में लेके जाना है, और निश्चित तौर पे अब हमें कुछ हवा अच्छी आने लगी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वापस दिशा देश की सही हो रही है, तो ये अवसर का हम भरपूर लाभ लें। हम जो अब विभिन्न प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें गौशाला को गुरुकुल से जोड़े। माताजी जो कार्य कर रही हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे, सबसे पहले देखिए क्या है, अगर बीमारी पुरानी है तो थोड़ा थोड़ा इलाज में पेशेंस रखनी पड़ेगी, एकदम से इलाज होना मुश्किल है। हम पहले अपने बच्चों को गौशालाओं में लेके जाना आरंभ करें। जो आज हमने संकल्प लिया उसको और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाएं। धीरे धीरे जब बच्चे एक बार माँ बाप से खुद जिद करने लग जाएंगे कि मेरे को गौशाला जाना है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बस यही कनेक्टिंग लिंक है, एक बार गौशालाओं से जोड़ना, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम होगा। मैं अब होपफुल हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अब कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा करिकुलम में भी चेंजेस लाएंगे, और जहां नहीं होगा हम उसमें वीकेंड्स में काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बस इन छोटे छोटे कनेक्टिंग लिंक्स को जोड़ते चलें, और अपने कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए उनको आगे बढ़ाएं, डॉक्यूमेंट्स करें, छोटे छोटे सेमिनार्स करें, पेशेंट्स को लाएं, पेशेंट्स के मुंह से सुने कि उनको क्या फायदा हुआ है, पेशेंट के मुंह से ये बात कहलवाए कि भाई तेरे को इसके बाद क्या अनुभव हुआ, तेरे को क्या बेनिफिट हुआ, तू खुद आके बोल। तो इस तरह का हमारे प्रयास रहने चाहिए, और मेरा पूरा योगदान रहेगा। आदरणीय अमिताभ जी और माता जी, बुलुधर जी, आप लोग जो जो कार्य इसमें करेंगे, मैं अपना जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं पहले भी जुड़ी रही हूँ, कामधेनु आयोग के और अन्य हमारे गौ सेवा के कार्यों से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं इसमें भी अपना पूर्ण समय जितना भी जैसे भी मैं कर पाऊंगी मैं अवश्य करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वंदे गौ मातरम, जय गौ माता की, राजीव भाई की जय। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం STV యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।